हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास की हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। पहला आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। पहले इसका डिस्क्रिप्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदास का जो जन्म यहाँ पे है 1478 माना जाता है। ओके, इनका जो निधन है यहाँ पे 1583 माना जाता है। 105 मतलब 105 साल इन्होंने जिया। देख लीजिए यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनका जो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट यहाँ पे सिही नामक ग्राम में हुआ था। निवास स्थान वज्र क्षेत्र में क्रमशः गऊ घाट में, वृंदावन, परसोली ग्राम। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन। देखिए इन्होंने स्वाध्याय किया। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान। अगला यहाँ पे है अभिरुचि इनका था पर्यटन में। मेरा भी पर्यटन में ठीक ठाक अभिरुचि है और इनकी सत्संग में भी थी। कृष्ण भक्ति थे, अभी आपको याद रखना। ओके, ये थे कृष्ण भक्ति थे और वैराग्य यहाँ पे थे। ओके, अगला यहाँ पे दीक्षा गुरु। यहाँ पे इनके दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एक बार, महाप्रभु वल्लभाचार्य। आप लोग लिख के भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत थे। दीक्षा काल इनका 1509 से 10 माना जाता है। देख लीजिए यहाँ पे। विशेष है यहाँ पे जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। प्रमुख रूप इनकी जो कृतियाँ हैं सूर सागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली, सूर सरावली। सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। गे पदों का विशाल संग्रह। यहाँ से आप लोग मेनली देख लीजिएगा यहाँ पे जो इनकी कृतियाँ है और उनकी जन्म है और इनके दीक्षा गुरु के नाम। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, ललितता और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृतियाँ संजोए। ब्रजभाषा ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीतमयी प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। सूरदास इसी ब्रजभाषा के महान कवि हैं। यद्यपि वे ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्धि है कि अपने वैभव और गांधीर्य से चकित कर देती है। यहाँ पे सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा, याद रखना है आपको, सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि है। वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। मान याद कर लीजिएगा, अष्टछाप के जो कवि है उसमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि हैं। वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सूर हवा के ऐसे घिघियात
काहे को हो कछु भगवत लीला वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु ने श्रीमुख से भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीलागान की प्रेरणा और स्फुरना हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव तथा किशोरावस्था की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवियों ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय यहाँ पे हो जाएंगे, याद रखिएगा। विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। याद रखिएगा, सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हो जाएंगे, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाववृत्तियों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के वे विश्व में अद्वितीय कवि। याद रखिएगा, वात्सल्य के में जो सूरदास जी हैं, यहाँ पे सूरदास जी हैं, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तमन्ने और विभोर हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का पारावार उमड़ता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा, सूर के पदों में मध्यकालीन गीति कला अपने शिखर पहुँच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्य कला आदि का ऐसा एकत्र समागम अत्यंत दुर्लभ है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियाँ खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, कोमलता, सजीव वेदकता, संक्षिप्ति, भाववर्गीयता आदि गुणों के कारण गीतिकाव्य और गीतिकला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय समाज में सामान्य उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, संस्कृति प्रभाव और मान मर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण कई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराश को धोकर बहा दिया तथा लोकमानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। यहाँ पे आप बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। ओके, अगला यहाँ पे हो जाएगा, और सूर सागर से संकलित है। आपको याद रखना, सूर सागर से लिया गया है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो
जो भी पार्ट का जो अंतर्गत था वो आपका कंप्लीट हुआ। तो अब चलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला आपका प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे। पुत्र वियोग, करबक, छप्पय। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका पद हो जाएगा यहाँ पे डी, इसका राइट आंसर है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। करबक आपको कल बताया से जायसी जी हैं। छप्पय आगे करा देंगे। ओके, भूषण जी का छप्पय। अगला यहाँ पे है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। अभी बताएं यहाँ पे। हाँ, जिनका भी, हाँ पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। तो कृष्ण भक्ति राइट आंसर है, जिनका भी बी है करेक्ट है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? चलिए ये तो प्रश्न आसान है। अवधी, खड़ी बोली, व्रजभाषा, मैथिली। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे सूरदास जी जो यहाँ पे है व्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला क्वेश्चन पर। हाँ चलिए, ये प्रश्न आप लोग खुद देंगे, जवाब देंगे आप लोगों को 5 मिनट देंगे, सॉरी 5 सेकंड देंगे। वात्सल्य की विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो यहाँ पे सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो यहाँ पे कृष्ण आश्रयी यहाँ पे हो जाएंगे राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कहाँ बैठकर कृष्ण जो है यहाँ पे कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो यहाँ पे नंद की गोद में हो जाएंगे। ओके, नंद की गोद में सेकेंड पद में आया। ओके, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? किसकी, यहाँ पे किसको नहीं होगा, किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भोर होने की सूचना ये दी जाती है। अगला प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? बताया था आपको। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सरावली भी है, बट आपका यहाँ पे सतसई जो है सूरदास की नहीं है। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूर सागर, गीतावली। तो यहाँ पे नहीं गीतावली है, नहीं सतसई है, नहीं दोहावली है। यहाँ पे सूर सागर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास किस चीज़ की भूख है? मतलब सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है यहाँ पे? तो बता दें कृष्ण के जूठन है ना, उसकी भूख रहता है यहाँ पे सूरदास को। यही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका सॉरी सब यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं? यहाँ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका जायसी जी, आपको बता दे अष्टछाप के कवि नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अनुप्रास है। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार है।
चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? इसका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार इसमें भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? इसका राइट आंसर है यहाँ पे आपका साहित्य लहरी आपका सूरदास जी का रचना हो जाएंगे यहाँ पे, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? इसका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे, वज्र भाषा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ओके, इसका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो यहाँ पे दनय पद गाते थे। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, सूर सागर किसकी रचना है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देंगे सूर सागर किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पे सूरदास जी राइट आंसर। ओके, जिनका भी है राइट आंसर है उनका आप लोग राइट आंसर देते चले यहाँ पे चैट बॉक्स में। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही का, माखन का, मिश्री का, अपूप का। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अपूप यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, सूरदास की कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका साहित्य लहरी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका वज्र भाषा में ही रचित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका वात्सल्य रस है। ओके, और बता दें सूरदास विश्व में वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि। ओके, अगला प्रश्न है, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ यहाँ पे गोद होता है, ना कि पत्नी होता है। ओके, वधू नहीं होता, यहाँ पे गोद होता है। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पे तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, सूरदास। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और आप लोग ज़रूर यहाँ पे सेशन करते रहें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का है, और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ से रिजल्ट अच्छा खासा बन जाएगा। हिंदी इजी होता है, बट अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आपका 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाला है। ओके, याद रखिएगा ये भी। तो हिंदी में आप लोग कम से कम 70-80 उठा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। 80 से ऊपर भी उठा सकते हैं अगर लिखते हैं, अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो 80 से भी ऊपर मार्क्स उठा सकते हैं आप लोग। तो अच्छे से पढ़ेंगे तब होगा ये। ओके, आसान के चक्कर में छोड़ देंगे तो 50 भी नहीं आएगा। ओके, पढ़ते रहें कि ताकि अच्छा मार्क्स हिंदी इंग्लिश में भी आ जाए और अच्छा से आप लोग स्कोर कर जाएं। मानिए अगर आपको बता दें हिंदी इंग्लिश में अगर आप 170 मार्क्स ही ले लेते हैं, वो बात बताते हैं 170 मार्क्स, मानिए आपका साइंस है तो स्कूल से 90 नंबर देगा, 90 नंबर मानिए आपका 3-4 नंबर काट लेता है, 85 नंबर दिया। ओके, जोड़ लीजिए 5 के 5, 15 के 5, 25। ओके, 255 नंबर आ गया आपका, यही 3 मतलब। और इसके बाद आप लोग 210 नंबर में आप लोग लिख के अगर नहीं लाएंगे अगर तो 150 तो मान लीजिए 150 लाइए लेंगे ना, 150 लाइए लेंगे। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5 के 5, 10 के 0, 2 1 3 1 4। तो इतना तो ईजी आसानी से चल स्कोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 60 छोड़ दे रहे हैं फिर भी आपका अच्छा से स्कोर हो जाएगा यहाँ पे।
तो 400 450 नंबर लाना आसान बात है, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में मानिए आपका हिंदी में आ गया 50, इंग्लिश में आपका आ गया मानिए 40, अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही हाल होगा, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। 90 अगर यही में आपका आ गया, अब क्या कर लेंगे? 200 में अगर आपको 90 आ जाए, पास तो हो जाइएगा, बट यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे 400 है ना, 200 में बदल जाएगा ये, सीधा आपका बहुत नंबर कटेगा। ऐसा बात नहीं है, अगर ये आपका हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लगा ये सब भी गेल गुजर होगा और गप पसीना आपको बैठ जाएगा पहले आके, तो 200 के आसपास 220 नंबर 30 नंबर आ जाएगा। 230 नंबर 200 मानिए 80 नंबर आ गया, कौन पहाड़ तोड़ लीजिए। अगर हिंदी इंग्लिश का ठीक रहेगा तो आप लोग का 300 आ जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएंगे कम से कम। अगर जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो अच्छे हैं उनका तो मतलब में हिंदी इंग्लिश में मतलब मिला के आप लोग 190 प्लस स्कोर कर लेंगे और टॉपर भी है, टॉपर यहीं से बनेंगे। तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। आपसे मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।